नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का लगभग हमारा 5 क्लास हो चुका है। अभी भी जितनी क्लासेज हुई हैं उन क्लासों में 1 या 2 क्लास को छोड़ दिया जाए तो हर क्लास में भूमिका बनाने का प्रयास किया गया। अब जो संविधान का मूल कोर्स शुरू होगा, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी से प्रस्तावना। अब हम लोग प्रस्तावना से नागरिकता की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन प्रस्तावना में बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। यहाँ से टर्मोलॉजी जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन मुझे लग रहा है संभवतः एग्जाम में बनते हैं। ऐसे ही पूछ लेता है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, इस तरह की चीज़ें पूछता है छोटे मोटे एग्जाम्स में। अब जैसे प्रस्तावना को अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो यह है क्या। अगर प्रस्तावना की बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ लिया गया, सर्वप्रथम संविधान कहाँ का बना, आपको पता होना चाहिए अमेरिका का संविधान बना। तो सबसे पहले अमेरिका में शामिल किया गया था प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को अमेरिका में ही पहली बार शामिल किया गया। फिर अन्य देशों ने भी प्रस्तावना को धीरे धीरे अपनाया, उसके बाद भारत ने भी प्रस्तावना को अपनाया। तो अगर पहला क्वेश्चन बनता है तो यूएसए ने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया, इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, जो हमने कल क्लास में पढ़ा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, प्रस्तावना उसी पर आधारित है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। प्रस्तावना आधारित किस पे है? जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पे। उद्देश्य प्रस्ताव को कल हमने कई पॉइंट बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किन किन चीज़ों को लेके चलता है, इसीलिए लोगों ने उसको संविधान सभा में बहुमत से पारित कर दिया या उसको मान लिया गया। हमने कल सारी चीज़ें आपको बताई, ठीक है। और जैसे इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको संशोधित किया गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जब इसको संशोधित किया गया तो पूछता है कि कौन से वर्ड जोड़े गए संशोधित करने के बाद। तो उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किया गया, ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। अब कुछ तत्व हैं, कुछ तत्व इसको क्या कहते हैं, प्रासंगिक बना देते हैं, महत्वपूर्ण बना देते हैं। जैसे पहले तत्व की बात करें तो संविधान के अधिकार का स्रोत। तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या कहता है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान क्या कहते हैं, भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है, ना कि अपनी खुद की शक्ति है। ये चीज़ मैंने कल भी आपको बताया था। तो पहला क्या है, जो इसका स्रोत है, ये इसका तत्व में इसके स्रोत हैं, ये इसको इम्पॉर्टेंट बना देता है। स्रोत का मतलब किस तरह से कि जो ये शक्ति का अर्जन करता है, जो शक्ति ग्रहण करता है, वो कहाँ से लेता है, जनता से लेता है। ये कौन कहता है, प्रस्तावना कहता है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि भारत की प्रकृति, मतलब इसकी प्रकृति कैसे, यह कहता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। और सच में ये कहता है, और भारत के हर परिभाषा में जब पढ़ते हो तो इन चीज़ों का मेंशन, वर्णन आपको मिलता है। और तीसरा ये कहता है कि इसके तत्व में कि संविधान का जो उद्देश्य है वो क्लियर है। संविधान का जो उद्देश्य है वो क्लियर है। वो कहता है कि संविधान के उद्देश्य में न्याय है, स्वतंत्रता है, क्षमता है, बंधुत्व है। ये सारे संविधान के क्या हैं, उद्देश्य हैं। संविधान को इन्हीं चीज़ों की प्राप्ति करनी है। और सबसे ज़्यादा क्लैरिफाई चीज़ें कर देती हैं कि इसके ग्रहण करने की तिथि जो 26 नवंबर 1949 को उल्लेख किया गया, इसके तिथि का उल्लेख प्रस्तावना में कर दिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर चीज़ों को क्लैरिफाई करोगे, समझने का प्रयास करोगे कि जैसे संविधान में क्या क्या है, कि जो कुछ शब्दों का उल्लेख है उसके बारे में आपको जानकारी ग्रहण करनी है, ठीक है। जो कुछ शब्दों का उल्लेख है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी ग्रहण करनी है कि ये क्या कहते हैं, ये संप्रभुता क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। ये भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे कुछ दुविधाएं भी चल रही थी एक तरफ इसको लेकर, जैसे प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया, कुंजी कहा गया और हृदय कहा गया। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि संविधान का हृदय किसे कहा जाता है। उसमें मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, ये सब दे दिया जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान का कुंजी और संविधान का हृदय कहा जाता है। देखो, गोलकनाथ जब केस आया था तो गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान में वर्णित सर्वश्रेष्ठ तथ्यों का निचोड़ है। मतलब जितने सारे सर्वश्रेष्ठ तथ्य हैं उनका निचोड़ कहाँ भरा गया है, संविधान के प्रस्तावना में भर दिया गया है, जिसमें जनता की आकांक्षा एवं जनता की भावनाओं का सारा रूप क्या कहते हैं, सूक्ष्म रूप कह सकते हो कि समाविष्ट किया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए ये प्रस्तावना हो जाता है, जो गोलकनाथ मामले में क्लैरिफाई किया गया है। फिर बेरुवाड़ी मामला आया। बेरुवाड़ी मामले में कहा गया कि
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के निर्माताओं के द्वारा ये विचारों को जानने की कुंजी है। अगर आप संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानते हैं तो प्रस्तावना को पढ़िए, यहाँ से उनके विचार जो है क्या कहते हैं आपको प्रतीत होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब कह सकते हो कि संविधान का संपूर्ण आईना प्रस्तावना है। संविधान का जो लक्ष्य है वो आप प्रस्तावना के माध्यम से जान सकते हो। तो ये प्रस्तावना के लिए कुछ चीज़ें थी। जैसे अब मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेंस में क्वेश्चन जो पूछेगा वो ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है, जो मेंस में क्वेश्चन पूछता है वही चीज़ें आजकल प्री में कॉन्सेप्ट के फॉर्म में पूछने लगा है। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, इतनी थॉट्स आपकी क्लेरिफाई नहीं होता, आपने प्रस्तावना को पढ़ लिया कि संविधान की कुंजी है, इसके तत्वों को जान लिया और क्वेश्चन छोड़ के चले गए, बोले कि बस मेरा काम हो गया। काम नहीं हो गया, आप क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। जैसे शासन प्रणाली के स्वरूप को स्पष्ट करता है प्रस्तावना, ये हमने आपको बता दिया कि प्रस्तावना शासन प्रणाली के स्वरूप को स्पष्ट करता है। ये चीज़ आपसे पूछ लेगा तो आप कहोगे पता नहीं करता है, शासन की तो बात ही कहीं नहीं आई। तो पहला पॉइंट लिख सकते हो कि प्रस्तावना शासन के स्वरूप को स्पष्ट करता है, प्रस्तावना शासन के कार्य पद्धति को स्पष्ट करता है, प्रस्तावना शासन के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, राजनीतिक एवं नैतिक दृष्टि से शासक वर्ग के जो दायित्व हैं यह उनका भी बोध कराता है कि शासक वर्ग को राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से कैसा होना चाहिए। संविधान के संचालन में क्या कहते हैं, ये प्रकाश स्तंभ का काम करता है। क्या प्रस्तावना संविधान निर्माता के विचारों को इससे जाना जाता है। मैंने 7-8 पॉइंट आपको बता दिया। ये 7-8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप मुख्य परीक्षा में आपको प्रस्तावना के बारे में पूछता है तो आप इन्हीं को लिख के चले आइए, आपको सारे के सारे नंबर ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक समस्या संविधान इस प्रस्तावना को लेके आई। समस्या क्या आई, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें आजकल मेंस में कभी कभी दूसरा क्वेश्चन बन के आ जाता है। क्या आई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। अगर संविधान का भाग है तो क्या इसमें क्या कहते हैं परिवर्तन करने की ज़रूरत है कि नहीं, संसद क्या इसमें संशोधन कर सकती है कि नहीं। जैसे पहले क्या था, जब बेरुवाड़ी मामला 1962 में आया था तो बेरुवाड़ी ने कह दिया, जो बेरुवाड़ी वाद था 1962 में, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। ठीक, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन केशवानंद ने 1973 में इन्होंने कहा कि है। केशवानंद मामले में इसको संविधान का भाग मान लिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर LIC इंडिया एक्ट आया था, LIC बनाम इंडिया एक्ट आया था 1995, उन्होंने भी कहा संविधान का भाग है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद रखना। 1995 में इन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। ठीक है, अगर है, मैंने कहा ना, अगर संविधान ये इसका भाग है तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है। ये भी तो क्वेश्चन सामने आया आपको ना कि क्या इसमें संशोधन संसद कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो संसद संशोधन कर सकती है। इसको किसने कहा, इसको केशवानंद ने स्पष्ट किया कि संविधान में की प्रस्तावना में जो है क्या कहते हैं संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन कर तो सकती है, लेकिन प्रस्तावना के उस भाग को नहीं कर सकती जो मूल ढांचे का अंग है। ये चीज़ याद रखना कि प्रस्तावना के उस भाग को नहीं कर सकती। और ये जो संशोधन करने की शक्ति केशवानंद ने क्लैरिफाई किया, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत आता है। ठीक है, समझ गए ना। अब आगे देखिए, जो ये वर्ड्स हैं इनको जानने की ज़रूरत है। इन वर्ड्स को जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ वर्ड्स को बता दे रहे हैं, कुछ आपके नोट्स में या फिर वीडियो में लिंकअप के माध्यम से मिल जाएगा। कोशिश करेंगे सारे के सारे वर्ड्स को क्लैरिफाई करें और कुछ अपने आप से भी पढ़ के आना। जैसे 3 वर्ड्स हमने बताए, उन तीनों वर्ड्स को याद रख लेना कि जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पूछे गए। प्रस्तावना वाली बात याद रख लेना। ठीक है, जो मेंस और प्री के लिए हमने बताया वो चीज़ें याद रख लेना। और भाग है कि नहीं है, ये कौन कहता है, किस वाद में क्लियर हुआ। यहाँ से 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, 7-8 किस्म के क्वेश्चन बनते हैं। और हर एग्जाम में यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। यूपीएससी हर बार इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से पूछ ही लेती है। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, पहले वर्ड्स को नोट कर लो। ठीक है, पहला वर्ड संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। ठीक है, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है। गणतंत्र के बाद इसमें और भी जोड़ सकते हो, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ठीक है, इन चीज़ों को जानना बेहद जरूरी है। न्याय,
स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको जान लेना, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करते चलेंगे। इसको भी हम बता चुके हैं, अगर आप जानो तो हमने इसको पहली क्लास में ही बताया था। ठीक है, संप्रभुता में हमने साफ साफ कहा था कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है, ना तो भारत किसी देश का डोमिनियन है। ये चीज़ हमने आपको बताया था पहले ही। जो इसकी शक्तियाँ हैं, ठीक है, जो इसकी शक्तियाँ हैं, या कह सकते हो कि यह अपने मामले का निस्तारण स्वयं कर सकता है। और मामले कैसे, चाहे इसका आंतरिक मामला हो, चाहे इसका बाह्य मामला हो, या इसका निस्तारण स्वयं कर सकता है, और इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, मतलब भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ये चीज़ें हम आपको पहले बताया था कि संप्रभु राष्ट्र होने के नाते, इसके बारे में और जान लो कि भारत संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत अगर किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है, अथवा अन्य देशों के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा का दावा का स्थानांतरण कर सकता है कि हमारा दावा है, या दावा का हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई संप्रभुता की। असमाजवादी, समाजवादी का मतलब समाजवाद कैसा, ठीक है, समाजवादी का मतलब समाजवाद कैसा, जैसे 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। मैंने आपको बता दिया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। तो समाजवाद किस तरह का, दो तरह का समाजवाद होता है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा साम्यवादी समाजवाद। लेकिन समाजवाद कैसा, लोकतांत्रिक समाजवाद, ना कि साम्यवादी। ठीक है, साम्यवादी समाजवाद को ये नकारता है और लोकतांत्रिक समाजवाद को बल देता है। अब इस समाजवाद में क्या है, मतलब उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का जो राष्ट्रीयकरण है और उसका निजी संपत्ति का उन्मूलन, क्या कहते हैं, ये शामिल है इन चीज़ों में। ठीक है, ये चीज़ें सारी कर सकता है। और किस तरह का, जैसे उद्देश्य क्या है, जो आपका ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, आसान शब्दों में गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की समानता को ये क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। मतलब कह सकते हो कि जो पहली चीज़ें बताया हमने, दूसरी चीज़ें बताया, मतलब मार्क्सवाद वाले सिद्धांत और गांधीवाद सिद्धांत का ये मिला जुला रूप है। समाजवाद आपका गांधी और मार्क्स सिद्धांत का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो दो शब्द आपके क्लैरिफाई हो गए। ठीक है, तीसरा हो गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और संविधान क्या कहता है धर्मनिरपेक्ष के लिए, कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ चीज़ें जोड़ी गई। जैसे कि संविधान में 25 से 28 तक अनुच्छेद जोड़े गए जिसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई। लेकिन संविधान निर्माताओं ने, यह कहा गया कि संविधान निर्माताओं ने भले ही इस वर्ड का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जो उनके उद्देश्य थे वो भारत देश को इसी तरह का क्या कहते हैं उद्देश्य रखा था कि भारत क्या कहते हैं धर्म की स्वतंत्रता चाहता है और धर्म इसी तरह का स्वतंत्रता की मांग करता है। ठीक है, ये चीज़ें पहले ही उसमें निहित थी। और उसके बाद आगे बढ़ोगे तो लोकतांत्रिक वाली चीज़ें सारी आपको हम बता चुके हैं। जो संप्रभुता के सिद्धांत हैं वो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। ठीक है, कि सर्वोच्च शक्ति क्या है, जनता है। लोकतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, मतलब सर्वोच्च शक्ति क्या है, जनता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं गणतंत्र की। तो गणतंत्र क्या करता है, देखो ये वाला वर्ड हमारा है गणतंत्र। तो गणतंत्र जो है दो तरह की बातें करता है, दोनों चीज़ों को अच्छे से कंठस्थ कर लेना। एक कि जो संप्रभुता होता है, मतलब राजनीतिक संप्रभुता होता है, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सकती है। मतलब कोई राजा के हाथ में सत्ता नहीं हो सकती है, बल्कि किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। और दूसरी बात करता है कि कोई विशेष व्यक्ति जनता पर शासन नहीं कर सकता है, कोई विशेष वर्ग या कोई विशेष शक्ति जनता पर शासन नहीं कर सकता है। इसीलिए वो कहता है, स्पष्ट करता है कि इसीलिए सार्वजनिक कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भेदभाव नहीं होता है और ये कार्यालय जो है हमेशा खुला होता है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ोगे तो न्याय की बात करता है। न्याय में क्या चीज़ें हैं, न्याय में 3 तरह का न्याय है। ठीक है, इसको समझ लो ऐसे, मतलब सारी चीज़ें हमने आपको बताया हुआ है, सिर्फ मैं क्लास ले रहा हूँ इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। हो सकता है आपको कहीं लिखने के लिए प्रॉब्लम ना हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय की बात करता है। सामाजिक में क्या करता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समानता हो, संपदा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और क्या कहते हैं आय के आधार पर समानता हो। ठीक है, दूसरा हो गया इन चीज़ों के आधार पर समानता हो। और तीसरा राजनीतिक में क्या हो गया, राजनीतिक में हो गया हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें
अच्छे से क्लियर कर लेना। इसके बाद क्या था, इसके बाद स्वतंत्रता थी, समता थी, बंधुत्व था, ये भी हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद जो क्लास होगी वो हमारी नागरिकता को होगी। नागरिकता के बाद हम मौलिक कर्तव्य पे जाएंगे, मूल कर्तव्य पे जाएंगे, फिर उसके बाद मूल अधिकार पे जाएंगे, फिर ऐसे डीपीएसपी नीति तत्व के आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। फिर राष्ट्रपति में कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर पीछे की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज हो गया, समितियाँ हो गई, CAG हो गया, इनके बारे में मेंशन करेंगे मोस्टली हमारी क्लासेस। इसके बाद 4-5 क्लास के बाद शॉर्टेज होंगी और वही चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्जाम्स में आएगा। धन्यवाद।